नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है करंट अफेयर बूस्टर के सीजन 4 सेशन नंबर 12 में। तो भाई शुरुआत हमेशा हमारे उसी सवाल से, कितने स्टूडेंट्स ने अभी तक के पूरे 11 सेशन ध्यान से देखे और उसके बाद सेशन नंबर 12 देखने आए हैं? कंफर्म कीजिए, कंफर्म कीजिए, कंफर्म कीजिए। सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथियों को भी जोड़िए। जितने ज्यादा आप अच्छे अच्छे बच्चे जुड़ते जाएंगे, प्रोफेशनल जुड़ते जाएंगे, उतना हमें भी काम करने में मजा आएगा। सो लेट्स बिगिन विद करंट अफेयर बूस्टर सेशन नंबर 12। सबसे पहले बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स आ गए आप लोगों के। जिन्होंने अभी तक टेस्टिमोनियल नहीं लिखे हैं, इस लिंक को ओपन करके टेस्टिमोनियल लिखिएगा। ये लिंक हमने ये कमेंट थ्रेड में भी दे रखी है। सबसे पहले कमेंट में काफी सारी यूजफुल लिंक्स रहती हैं स्टूडेंट्स के लिए, यूज करें। तो भाई सबसे पहले आज हमारे लिए प्यारी प्यारी बातें लिखी हैं महाराष्ट्र से शीतल खरे ने। तो बहुत बहुत धन्यवाद शीतल, आप हमारे साथ आईएएस एकेडमी में भी लंबे समय से जुड़ी हैं, पढ़ रही हैं, करंट अफेयर प्रीमियम भी देख रही हैं, पावर ऑफ 10 भी पढ़ रही हैं, एंड शी फील दैट शी इज इंप्रूविंग एज अ पर्सन, लर्निंग अ लॉट एंड ग्रोइंग। सो वी विश हर ऑल द बेस्ट। बाकी के सभी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ें और पूरा पूरा लाभ हमारी एजुकेशन सर्विसेज का लें। गॉड ब्लेस अस ऑल। खूब पढ़िए, जीवन में खूब आगे बढ़िए। प्यारे दोस्तों, तो सबसे पहली कहानी आज हम डिफेंस एंड मिलिट्री से लेंगे। रक्षा के क्षेत्र की आज हमारी पहली खबर है। आपको पता ही है, भारत सरकार ने कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी ने सीसीएस, कितने लोगों को कैबिनेट कमिटीज के बारे में बहुत अच्छी जानकारी है, जरा हमें बताइए दोस्तों। कैबिनेट कमेटी के बारे में कितने बच्चों को अच्छी जानकारी है, जरा हमें बताइए। कौन कौन सी होती हैं कैबिनेट समितियां? एक होती है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति। एक होती है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, सुरक्षा पर कैबिनेट समिति। ऐसी बहुत सारी होती है और उनमें 2, 3, 4, 5 टॉप के लोग होते हैं। तो सीसीएस जो होती है वो भारत के सभी बड़े निर्णय जो होते हैं लेती है। तो सीसीएस ने ही निर्णय लिया था, आपको पता है, लगभग 46,000 करोड़ का कैबिनेट ने जो ऑर्डर जारी किया है कि भैया हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जो है तेजस मार्क 1A, जिसमें बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स आ गए हैं ओरिजिनल तेजस से, वो सप्लाई करेगा इंडियन एयरफोर्स को। और कितने फाइटर जेट्स की बात की है दादा? 83। अब इसका जब कैलकुलेशन किया गया कि 46,000 डिवाइडेड बाय 83, तो पता चला कि ये तेजस तो बहुत महंगा पड़ रहा है हमारी एयरफोर्स को, 550 करोड़ की उसकी लागत पड़ रही है। तो उस पर सरकार ने आज स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल है कि फाइटर जेट जो हैं वो पड़ेंगे केवल 315 करोड़ के ही, 550 करोड़ इसकी लागत नहीं है। तो फिर बचा हुआ पैसा कहां जाएगा? उसमें बहुत सारे एंगल्स निकल कर आए कि भाई उसमें से लगभग 20% तो वित्त मंत्रालय जो है टैक्सेस में ले जाएगा। मतलब ये तो वही बात हुई कि इस जेब से बटुआ निकालकर इस जेब में डाल दिया। अरे भाई, सेना भी जो है वो भारत सरकार की ही तो है, वित्त मंत्रालय भी भारत सरकार का ही है, तो टैक्स यहां से लिया यहां डाला, बात तो एक ही है। इसका कंपैरिजन जो है वो किया गया अमेरिका के साथ में और ये बताया गया कि अमेरिका जैसे देशों में डिफेंस क्षेत्र के ऊपर इस तरह के एक्साइज यानी कि जो प्रोडक्शन टैक्सेस होते हैं और सेल्स टैक्सेस जो होते हैं बिक्री कराती, वो नहीं लागू होते हैं। तो वहां का सिस्टम थोड़ा अलग है, हमारे यहाँ लागू हो रहा है। तो सरकार ने कहा भाई बहुत सारा तो टैक्सेशन में ही चला जाएगा, मतलब सरकार खुद को ही पैसा दे रही है टैक्स का। और दूसरा, बैलेंसेस फॉर मेंटेनेंस एंड सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ एयर बेसिस को बनाना वगैरह वगैरह। तो ये एक अच्छा क्लैरिफिकेशन आ गया। अब इस पे हमें मौका मिल गया कि भाई टैक्सेशन ऑफ डिफेंस इज जस्ट मनी गोइंग फ्रॉम वन पॉकेट टू अनदर एंड द फोकस इज ऑल्सो ऑन एक्सपोर्ट। साथ ही साथ सरकार का यह भी कहना है कि तेजस मार्क 1A को अब हम निर्यात के लिए तैयार करेंगे और ये बहुत अच्छी खबर है दोस्तों। देखिए, भारत वन ऑफ द टॉप मोस्ट आर्म्स इंपोर्टर कंट्रीज इन द वर्ल्ड है और वो हमारे लिए फॉरेन एक्सचेंज के लिए तो खराब है ही, देश की प्रतिष्ठा के लिए बहुत खराब है। एक और हम बोलते हैं कि हम विश्वगुरु बनेंगे, हम सुपर पावर बनेंगे। अब अगर हम हमारे हथियार ही नहीं बना पाते हैं तो भाई सुपर पावरडम की तो बात थोड़ी दूर हो जाती है। इसलिए उस दिशा में ये कदम अच्छा ही माना जाएगा। अब एक कदम आगे चलते हैं क्योंकि आज हमें बहुत अच्छा मौका मिल गया इस पर बात करने का। आप जानते हैं इसको हम एलसीए कहते हैं और ये मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। कुछ एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना के पास ऐसे हैं जो एयर सुपीरियोरिटी और एयर डोमिनेशन के लिए बनाए गए हैं। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं टॉप 3 फाइटर जेट्स आज भारत के पास कौन से हैं और वो किन किन देशों से सोर्स किए गए हैं? जरूर बताइएगा। सैंक्शन स्ट्रेंथ भारतीय वायुसेना की कितनी है, ये भी हमें बताइएगा। तो हमारा आज का पहला सवाल भी नोट कर लें। Who was एयर मार्शल अर्जन सिंह? यह आज का पहला सवाल है। उनका थोड़ा इतिहास जानिए, थोड़ा समझिए, आपको बहुत मजा आएगा। बहुत इंटरेस्टिंग चीजें रही हैं उनके करियर की। तो दोस्तों, ये एक कंपैरिजन चार्ट मैं आपको दे रहा हूं तेजस मार्क 1A का JF-17 थंडर के साथ में, और ये
चाइना का बनाया हुआ है, चाइना पाकिस्तान को भी सप्लाई कर रहा है और उनके बीच का पॉइंट बाय पॉइंट कंपैरिजन यहां पर दिया हुआ है। मनूवरेबिलिटी जो आप देखते हैं, मनूवरेबिलिटी का मतलब होता है अचानक से वायु में दिशा बदल लेना। फाइटर जेट्स जो होते हैं दोस्तों, उनको वो यंग लोग चलाते हैं, यंग पायलट चलाते हैं, मेल और फीमेल, जिनकी बॉडी कैन टेक प्रेशर्स विच आर अनइमेजिनेबल फॉर अ रेगुलर पर्सन लाइक यू एंड मी। तो उसमें बोलते हैं -3G से +8G तक का सडन चेंज ऑफ डायरेक्शन करके वो करते हैं। साथ ही साथ आपको पता है जो इजेक्शन बटन होता है, एक्सीडेंट होने की स्थिति में, हमला होने की स्थिति में आप इजेक्ट भी कर सकते हैं। तो जब आप इजेक्ट करते हैं तो बॉडी पर ऐसा फोर्स आता है कि कई बार तो स्पाइनल कॉर्ड ही टूट जाता है, लेकिन जिंदा रहने के लिए जरूरी भी होता है। तो ये इसका एक पॉइंट बाय पॉइंट कंपैरिजन भी है। जिन लोगों को इन चीजों में रुचि है इसको देखिएगा। भारत बहुत तेजी से पिछले 1 साल में टेस्टिंग कर रहा है अपने अलग अलग डिफेंस प्लेटफॉर्म्स की। एलएसी के ऊपर चाइना जो बदमाशियां कर रहा है उसको देखते हुए बेसिकली भारत सरकार एक संदेश ये दे रही है कि भाई वी हैव अ वाइड रेंज ऑफ आर्सेनल, कि अगर आप और बदमाशियां करोगे तो हमारे पास माकूल जवाब देने के लायक हथियार हैं, तो आप अपनी हद में रहिए। ये एक संदेश भारत सरकार देना चाहती है। दूसरी बात, आज ही खबर भी आई है, आपने शायद पढ़ी भी होगी मीडिया में, अरुणाचल के कुछ क्षेत्र में चीन के द्वारा एक गांव बसा लेने की खबर आ रही है। तो उसके ऊपर अभी रिसर्च चल रही है, सरकार ने भी कुछ जवाब दिया है, लेकिन यह नहीं बोला है कि वो भारत की सीमा में नहीं है। उनका कहना है कि चीन की बदमाशियां लंबे समय से चल रही हैं और हमने भी बहुत स्ट्रेंथन किया है। तो उसके ऊपर एक नया विवाद है। देखेंगे समय के साथ साथ बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। आई होप ये आप थोड़ा पढ़ेंगे, इसको थोड़ा सा समझेंगे। और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आने वाला है प्यारे दोस्तों, उसमें तेजस मार्क 2 आ जाएगा और ये मार्क 2 2025-26 से प्रोडक्शन में आएगा। ये होगा मिराज, जैगुआर और ग्रिपेन की ही लेवल का एज फार एज वेट कैटेगरी इज कंसर्न, लेकिन मार्क 1A से ये एक लेवल हायर होगा। तो इस तरह से भारत में इंडिजिनस डिफेंस में काम हो रहा है, लेकिन अभी रास्ता बहुत लंबा है, बहुत दूर तक हमें जाना है। अब क्योंकि डिफेंस की बात हो रही है तो डिफेंस में एक ही नाम चलता है और वो है सिप्री, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या फुल फॉर्म है भैया, कमेंट थ्रेड में बता दो। सिप्री की वेबसाइट आप देख सकते हैं। सिप्री जो है वो दुनिया भर में कौन सी सेना कितना खर्च कर रही है, कौन सी सरकार कितना खर्च कर रही है, इसका पूरा लेखा जोखा देता है। तो एक एक साल के डेले पे डेटा आता रहता है। जो लेटेस्ट डेटा आया, जो मुझे मिला, इसके बाद भी आ गया होगा, उसमें उनका कहना है कि दुनिया में कौन से देश हैं जो सबसे ज्यादा खर्च करते हैं। आप देखेंगे अमेरिका लगभग $750 अरब खर्च करता है और हर साल ये बढ़ता चला जा रहा है। भले ही इकोनॉमी में कितनी भी दिक्कत हो, कुछ भी हो, तो एक रिजर्व करेंसी होने का बहुत बड़ा फायदा यही होता है। यू कैन रन ह्यूज डेफिसिट्स विदाउट एक्चुअली फेसिंग अ कैपिटल फ्लाइट। अब कैपिटल फ्लाई होके जाएगा भी, हम तो डॉलर छाप ही सकते हैं, एंड एक्चुअली रनिंग एन इकोनॉमी विद रीजनेबली गुड स्ट्रेंथ। तो ये $700 अरब से ज्यादा का खर्चा कर रहा है। हम यूनाइटेड स्टेट्स की बात कर रहे हैं। फिर हम बात करते हैं चीन की, ये $260 अरब का खर्चा कर रहा है, नंबर 2 पर आ गया है। तो दोस्तों इरादे तो बिल्कुल साफ हैं। चाइना हर साल इसमें 20-30 अरब डॉलर की बढ़ोतरी करता जा रहा है। इकोनॉमी पॉजिटिव रेट से ग्रो हो रही है। 2030 तक लगभग 20 से 25 ट्रिलियन डॉलर की रेंज में चाइना की इकोनॉमी पहुंच जाएगी, अमेरिका के आगे। जी हाँ 2028 में अमेरिका को बीट कर देगा। तो तब तक ये अमेरिका के समकक्ष आ चुका होगा। चाइना को ये समझ में आ गया कि विदाउट एक्चुअली प्रोड्यूसिंग इट्स ओन हार्डवेयर एंड एक्सपोर्टिंग अ लॉट ऑफ इट कैन नॉट टेक ऑन अमेरिका। तो वो एक स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन चाइना जो है ले चुका है। भारत का भी काफी बल्कि इन्वेस्टमेंट है, काफी बड़ा बजट है हमारा भी, $72 बिलियन का, $71 बिलियन का यहां दिख रहा है। फिर रूस का है 65, जापान का है 47, जबकि जापान के पास आर्मी है ही नहीं। तो मेरा अगला सवाल नोट करें, व्हाई डजंट जापान ऑफिशियली हैव डिफेंस फोर्सेस? जापान में आधिकारिक रूप से कोई भी सेना क्यों नहीं है? जापान के पास सेना थोड़ी है। इट डजंट हैव एनी आर्मी। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है हम कभी आर्मी नहीं बनाएंगे। बताइएगा उसके पीछे की कहानी क्या है। बहुत ही मजेदार कहानी अगर आप रिसर्च करेंगे तो। और यह है दुनिया भर में डिफेंस का व्यय। इसके ऊपर एक टेबल भी मैंने अभी आपको दिखाया था। 2010 से 14 और 2015 से 19 में सबसे ज्यादा हथियारों का आयात किसने किया? तो उसमें नंबर 2 पर आ रहा है इंडिया। तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। और जो मैक्सिमम सप्लायर जहां से आपने सबसे ज्यादा खरीदी की वो है रूस, इजराइल और फ्रांस। और ये प्रोफाइल भी धीरे धीरे बदल रहा है। अमेरिका बहुत आगे आ रहा है। अमेरिका ने हमारे साथ डिफेंस के क्षेत्र में 4 बड़े समझौते किए हैं इंटर ऑपरेबिलिटी के लिए। चाहता है कि भारत का पूरा डिफेंस सिस्टम अमेरिका के साथ इंटर ऑपरेबल हो जाए।
भारत फूंक फूंक के कदम रख रहा है। डोनाल्ड ट्रंप अगर फिर से चुन के आ गए होते तो वो और ज्यादा दबाव डालते, लेकिन जो बाइडेन के आने के बाद थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन कहीं ना कहीं भारत को इन नीतियों में मिल सकता है। अभी भारत के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती वो रूस का जो हमने S-400 ट्रायम्फ मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीद रखा है, उसकी डिलीवरी होते के साथ ही कुछ अमेरिका के कैट्सा वाले सैंक्शंस लग जाएंगे। बहुत ही अजीब स्थिति है, हम अमेरिका के मित्र देश हैं लेकिन उनकी नीतियां रूस के खिलाफ है, तो वो सैंक्शंस हम पे लगाते हैं। यही प्रॉब्लम टर्की को भी हुआ। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं वो जो रूस का S-400 सिस्टम है उसकी खासियत क्या है, उसमें क्या ऐसा स्पेशल है कि भारत वाकई में खरीदने में बहुत इंटरेस्टेड है, जबकि वो दसों हजारों करोड़ों का है। एनीवे, आई होप ये सारे इंसाइट्स मैं आपको अच्छे से दे पाया। इस तरह के विषयों पे बात करने का समय थोड़ा सा कम मिलता है, मौका कम मिलता है, इसलिए आज हमको मौका मिला तो हमने सोचा आज तो मौके का फायदा ले ही लिया जाए। दोस्तों, आप सीधे रुख कर रहे हैं हम अमेरिका का, और अमेरिका में क्या चल रहा है वो देखेंगे। अमेरिका में परिवर्तन का एक इतना जबरदस्त दौर चल रहा है, सामाजिक राजनीतिक उथल पुथल का दौर। एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का टेम्पररी रूप से अभी अंत हुआ है, और जो अमेरिका की लिबरल पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है उसका फिर से सूर्योदय हुआ है। बात समझ रहे हैं? जो बाइडेन का यह कहना है कि जैसे ही मैं सत्ता में आऊंगा, बेसिकली 20 तारीख को इनॉग्रेशन वाले दिन ही, अगले 24 घंटे में जो बाइडेन सीरीज ऑफ डिसीजंस लेने वाले हैं, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा लिए हुए बहुत सारे बड़े नीतिगत जो ऐसे स्ट्रेटेजिक कॉल्स थे, सिर्फ टैक्टिकल नहीं। देखिए, कोई भी नेता जो है वो दो तरह के डिसीजंस ले सकता है। एक होता है स्ट्रेटेजिक होता है यानी सामरिक यानी रणनीतिक, जिससे देश की दशा और दिशा पर अगले 10 साल अगले 20 साल असर आता है। दूसरा होता है टैक्टिकल या ऑपरेशनल, तो ये डे टू डे हो जाता है टैक्टिकल, और इससे इतना फर्क नहीं पड़ता है। तो हम यहां बात कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लिए थे, उन स्ट्रेटेजिक डिसीजंस को बाइडेन पूरी तरह से रिवर्स कर देने वाले हैं। तो आइए बिंदु देख लेते हैं। तो रैपिड सीरीज ऑफ एक्शंस एंड डिसीजंस टू बी टेकन बाय बाइडेन अपॉन इनॉग्रेशन। देखिए, ईरान के साथ आपको JCPOA फिर से शुरू करना है, पेरिस क्लाइमेट डील में अमेरिका को फिर से एंट्री करवानी है, WHO से रिश्ते फिर से सुधारने हैं, चाइल्ड इमिग्रेंट्स को पेरेंट्स से अलग करके बंद कर दिया गया उनको फिर से मिलाना है, उनको कोर्ट में नहीं लेके जाना है, इमिग्रेंट्स मुस्लिम देशों से नहीं आ सकते ऐसे बहुत से कानून थे उनको खत्म करना है। ऐसे बहुत सारे निर्णय जो 4 साल में ट्रंप ले गए, जिसने अमेरिका की राजनीति का जबरदस्त ध्रुवीकरण किया, वो सारे के सारे अगले 1 महीने में जो भैया उल्टे हो जाएंगे डिसीजन सारे के सारे। और 1 महीना मैंने ज्यादा बोला, ही इज एक्चुअली गोइंग टू डू इट फार अर्लियर, इफ इट डजंट इट वुड बी सरप्राइजिंग। तो वो रीओरिएंट कर रहे हैं। बेसिकली उनका कहना है हाइपर नेशनलिज्म जो ट्रंप का था, हाइपर नेशनलिज्म ऑफ ट्रंप, हाइपर नेशनलिज्म का मतलब होता है अतिरेकी राष्ट्रवाद। क्या होता है हाइपर नेशनलिज्म? मैं और मेरा राष्ट्र, बस यही सही है, बाकी सब मुझसे कमतर हैं, बाकी सब मुझसे इंफीरियर हैं, और जो मेरे साथ सीधा चलेगा माय वे और द हाईवे। तो ये पॉलिसी बाइडेन और डेमोक्रेट्स नहीं मानते, और फिलहाल तो यही सत्ता में अब आए हैं। मास्क वियरिंग को कंपलसरी किया जाएगा फेडरल प्रॉपर्टीज पे। आप देखिए, अमेरिका में 3, 3.5, 4 हजार लोग रोजाना कोविड से मर रहे हैं। इससे ज्यादा भयानक कुछ हो सकता है दुनिया में? ये वो अमेरिका है जिसके 2 या 4 सैनिक मार दिए जाते थे तालिबान के द्वारा अफगानिस्तान में, तो अमेरिका पूरी तरह से पीस प्रोसेस को स्थगित कर देता था दोहा कतर में जो चल रही थी। अब वो पीस प्रोसेस तो खैर आप जानते ही पानी में चली गई है, और अमेरिका जैसे ही अफगानिस्तान छोड़ के निकलेगा, तालिबान इतने बम फोड़ेगा और इतनी हत्याएं करने वाला है, आई एम श्योर नो वन इज हार्बरिंग एनी अदर नोशन। तालिबानियों के साथ पीस टॉक करना, I mean, it's a patently foolish thing because, I mean, they do not believe in peace. तो वो तो आते ही एग्जिस्टिंग सिविलियन गवर्नमेंट को उखाड़ फेंक देंगे, और उसके बाद फिर वही काला शासन आएगा जो एक बार इनका शासन था 2001 में, जब फिर तख्ता पलट किया था जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर ने बम गिरा के, वो फिर से आ जाएगा। महिलाओं के सारे अधिकार पूरी तरह से जीरो हो जाएंगे, सीधे 5000 साल पीछे ले आते हैं एक ही झटके में। तो वो समय आ रहा है, और ये इस तरह की चीजें अब आप 20 जनवरी से लगातार देखेंगे। बड़े बड़े निर्णय होने वाले हैं। भारत के लिए तो बहुत अच्छा है, वी आर इमिग्रेंट्स इन अमेरिका, तो हमारे वहां जितने भी इंडियन अमेरिकन ओरिजिन के लोग हैं, इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, उनको तो बहुत फायदा होगा ना। और इसलिए हम तो चाहेंगे कि लिबरल वैल्यूज आए। अगर बहुत कंजर्वेटिव वैल्यूज आएंगी तो हमारे जो लाखों लोग अमेरिका में रह रहे हैं
उनके लिए विद एवरी पासिंग ईयर चीजें मुश्किल होती जाती है ना। व्हाइट सुप्रीमेसी और रेसिज्म हमारे लिए तो अच्छा है ही नहीं कहीं से कहीं तक, तो ये तो हमारे हित में है कि बाइडेन रहें एटलीस्ट वहां के लोगों के हिसाब से। तो मेरा अगला सवाल नोट करेंगे, व्हाट आर द टॉप 5 पॉलिसीज दैट जो बाइडेन इज लाइकली टू रिवर्स इमीडिएटली अपॉन बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। अमेरिका के राष्ट्रपति बनते ही जो बाइडेन के द्वारा कौन सी 5 बड़ी नीतिगत निर्णय तुरंत लिए जाएंगे, मतलब पुरानी नीतियों को पलटा जाएगा। बताइए 1 2 3 4 5 करके। वॉलंटियर्स कंपाइलेशन अच्छे से करें, बाकी लोग जो लोग अच्छे अच्छे आंसर्स देते हैं कमेंट्स में उनकी जरा हौसला अफजाई करें, जरूरी है। सेशन को लाइक और शेयर कीजिए दोस्तों। और आपने बहुत प्यारे प्यारे बॉलीवुड के गाने सजेस्ट किए। पिछली बार मैंने आपसे कहा था आपका सबसे पसंदीदा बॉलीवुड का गाना कौन सा है, और इतने सारे उसमें आप लोगों ने शेयर किए, मुझे मजा आ गया। कल मैं आपके साथ उनमें से कुछ बहुत प्यारे प्यारे शेयर करूंगा कि किसने कौन कौन से गाने बताए। आप आज भी उस एक्सरसाइज को कंटिन्यू रख सकते हैं, ठीक है। बहुत मजा आया मुझे पढ़ के वो। ये एक और डिटेल्ड इनपुट है, पीडीएफ डाउनलोड करके उसको पढ़िएगा। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, आई मीन द प्रूफ ऑफ द पुडिंग लाइज इन ईटिंग। तो इन्होंने अपनी जो टीम घोषित की है उसमें 20 से ज्यादा भारतीय मूल के लोग आए हैं, उसी तरह बाकी भी आए हैं। डोनाल्ड ट्रंप और इनके एडमिनिस्ट्रेशन के बीच बहुत बेसिक फर्क है। डोनाल्ड ट्रंप्स एडमिनिस्ट्रेशन वाज अ व्हाइट एडमिनिस्ट्रेशन प्राइमरीली। वो अपने मुंह से कभी नहीं बोलते थे कि ही वाज अ व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट, बट देन ही वाज अ व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट, इजंट इट। मैं नॉलेज सीरीज के 3rd सेशन में इसी के ऊपर कि अब अमेरिका में आगे क्या होने वाला है 15 मिनट आपसे चर्चा करूंगा। वो एक अलग हमारी नॉलेज सीरीज चल रही है, देखिए आपने, देखते चलिएगा, उसका 3rd सेशन आने वाला है। तो जो बाइडेन एज आई सेड कि भैया अल्टीमेटली कथनियों करनी में कहीं फर्क तो नहीं होगा, अभी तो नहीं लग रहा है, क्योंकि जिस तरह के लोगों को उन्होंने मौका दे दिया है टीम में, बहुत ही वाइड रेंज ऑफ पीपल, अलग अलग देशों से आके बसे हुए लोग, अलग अलग तरह के इमिग्रेंट्स, अलग अलग सामाजिक पृष्ठभूमियों से आए हुए लोग। तो बेसिक इनका कहना यही है कि लिबरलिज्म इज गोइंग टू बी द वे फॉरवर्ड, और हम वही अमेरिका फिर से बनाएंगे जो अमेरिका पहले था, द ग्लोबल लीडर, ऑलवेज गिविंग अ डायरेक्शन टू वर्ल्ड डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, इंटीग्रेशन, एसिमिलेशन, लव, कंपैशन। हालांकि इसमें बहुत सारा झूठ भी है, क्योंकि सबसे ज्यादा युद्ध भी इन्हीं लोगों ने किए हैं, सबसे ज्यादा अलग अलग देशों के प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रपतियों का तख्ता पलटने का कार्यक्रम भी इन्हीं लोगों ने किया। हेनरी किसिंजर से पूछिए, वो बताएगा आपको। तो ये है कहानी आने वाले समय में। मेरा अगला सवाल नोट करें, डिस्टिंग्विश बिटवीन the political conservatism and political liberalism in USA। तो यूएसए में जो कंजर्वेटिज्म वर्सेस लिबरलिज्म होता है उनके बीच का मूल अंतर क्या है बताइएगा। आगे चलें दोस्तों। तो भैया ऐसा है, भारत में टेलीकॉम स्पेक्ट्रम का ऑक्शन होने वाला है। टेलीकॉम स्पेक्ट्रम आप बहुत अच्छे से जानते हैं, मोबाइल फोन पे सारी सर्विसेज चलती हैं, क्योंकि कंपनियां कमर्शियली स्पेक्ट्रम को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को यूज करती हैं। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता क्या है, ये प्रकृति के द्वारा बनाया हुआ एक पूरा का पूरा विद्युत चुंबकीय वर्णपट कहलाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम होता है, जिसमें एक टुकड़ा होता है रेडियो वेव्स। हमारा सारा का सारा रेडियो से संबंधित काम, यानी मोबाइल्स वगैरह से, वो सब होता है रेडियो स्पेक्ट्रम में। साउंड और रेडियो और साउंड में बहुत बड़ा फर्क है। साउंड के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। रेडियो वेव्स और साउंड वेव्स में फर्क यही है कि रेडियो वेव्स वैक्यूम से भी जा सकती हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं। साउंड वेव्स को मीडियम लगता है, मेटल हो, एयर हो, वाटर हो, कुछ भी हो, इसलिए साउंड वेव्स को रेडियो वेव्स के साथ कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो एक बार पहले आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं, यह है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये अपने आप में बहुत बड़ा विषय है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स के चेहरे पे मुस्कान है। तो भैया आप लोगों की ग्रेजुएशन की, या आप जिस किसी भी स्कूल में हैं, अभी क्या लेवल है, थोड़ा एक बार कमेंट थ्रेड में सभी स्टूडेंट्स आज बताएंगे। इस वक्त आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं और अगले 6 महीने में कौन सी एग्जाम देंगे। पिछले सेशन में भी पूछा था, ग्रेजुएशन नहीं पूछा था, आज वो एडिशनली पूछ रहा हूं, है ना। सब बच्चे बताओ। तो ये है पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। यहां से शुरू होता है लोएस्ट फ्रीक्वेंसीज से लेके हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज तक, और उसमें रेडियो वेव स्पेक्ट्रम सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा होता है। और इसको जब बढ़ा करके हम देख रहे हैं, तो ये सारे सारे रेडियो वेव्स वाले जो इक्विपमेंट हैं, वो सरकारें इस स्पेक्ट्रम को अपने अपने देशों में बेचती हैं। इसको पब्लिक गुड कहा जाता है, सार्वजनिक संसाधन। और सरकारें इस स्पेक्ट्रम को जो प्रकृति ने प्रदत्त किया है सेल करती हैं, और इसके लिए हजारों करोड़ों रुपए चार्ज करती हैं। फंडा समझ में आ गया। तो अगला सवाल नोट करें,
एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम फॉर मॉडर्न ह्यूमन सिविलाइजेशन। इस पूरे के पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का आधुनिक सभ्यता से क्या रिलेशन है वो बताइए। भारत सरकार का अगला स्पेक्ट्रम ऑक्शन 2 महीने में आने वाला है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि दुर्भाग्यवश इस बार भी स्पेक्ट्रम ऑक्शन में शायद वही हो जाए जो पिछली बार हुआ था, और वो ये कि बहुत अच्छी बोलियां नहीं लग पाई क्योंकि जो रिजर्व प्राइस रखी गई है वो बहुत ज्यादा है। रिजर्व प्राइस का मतलब होता है आरपी, और इस बार भी सरकार ने आरपी बहुत ज्यादा रखा है। टेलीकॉम कंपनियों में अब केवल 3 बची हैं, बाकी की सारी भेंट चढ़ गई कंपटीशन की। और जो 3 कंपनियां आज हैं इनके पास एक एग्जिस्टिंग स्टॉक है स्पेक्ट्रम का, और इन्हीं लोगों को बोला जाएगा कि आप हजारों करोड़ों रुपए एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करके नया स्पेक्ट्रम खरीदिए। इनमें रिलायंस जियो के अलावा बाकी दोनों की तो फाइनेंशियल हालत भी चैलेंजिंग है। आप बहुत अच्छे से जानते ही हैं दोस्तों कि वोडाफोन आइडिया के लिए इतना सारा इन्वेस्टमेंट कर पाना शायद पॉसिबल ही नहीं हो। एयरटेल फिर भी किसी तरह कर लेगा, भारतीय एयरटेल, और जियो तो आसानी से कर ही लेगा, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। बाकी की कंपनियां तो सारी की सारी पिछले 5 साल में साफ हो गई। अब वो जो साफ हुई बाकी की कंपनियां, क्या वो वाकई एक कॉम्पिटिटिव प्रोसेस से हुई या मार्केट डोमिनेशन से हुई, द ज्यूरी इज आउट। उस पर तो डिबेट चल ही रहा है। अभी हम थोड़ी देर में व्हाट्सएप और जियो इंटीग्रेशन पर भी आएंगे, तब मैं बात करूंगा। और ये अलग अलग जो सेल्यूलर फ्रीक्वेंसी होती है 1980 से 2040 तक 6G तक की जो बात हो रही है, वो कितनी रेंज में होती है और कब 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 ये आई, ये आपको इस चार्ट में पता चलेगा। बहुत प्यारा चार्ट है, इसको ध्यान से देखिएगा। साथ ही साथ जब आप ये पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो कितने प्रकार के रेडियो फ्रीक्वेंसीज होती हैं स्पेक्ट्रम में, यानी कि एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी ELF, लो फ्रीक्वेंसी LF, मीडियम फ्रीक्वेंसी MF, हाई फ्रीक्वेंसी HF, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी HF एक्सेट्रा VHF। इस पर परीक्षाओं में कभी कभी सवाल पूछ लेते हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं सरलता से आप तक बहुत सारा ज्ञान लाएं जो आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूज कर सकते हैं। अलग अलग इक्विपमेंट्स में अलग अलग ढंग से यूज होता है। जितना ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी होगी उतनी कम उसकी फिजिकल रेंज होगी, वेवलेंथ कम हो जाती है। जितनी फ्रीक्वेंसी कम होगी उतनी लंबी दूरी एक एक वेव में वो कवर करता चला जाएगा। समझ में आ गया? तो बेसिकली ये न्यूज हमने क्यों ली आपके साथ कि सरकार को यह देखना पड़ेगा कि एक ऐसे समय में जब भारत में टैरिफ्स दुनिया के सबसे कम में से एक हैं और स्पेक्ट्रम ऑक्शन के रेट दुनिया में सबसे ज्यादा में से एक हैं, तो कैसे काम होगा। भारत में हर 10% टेलीकॉम डेंसिटी जब जब बढ़ी है तब तब जीडीपी 1.3% से बढ़ जाता है। ये रिलेशनशिप याद रखिएगा। और इसलिए भारत सरकार को डिजिटल इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए स्पेक्ट्रम को सस्ता करना चाहिए। ये इस आर्टिकल और इस न्यूज का पूरा जो सार है मैंने बता दिया। तो क्या आप हमें बता सकते हैं टेलीकॉम स्पेक्ट्रम सस्ते में बेचा जाना चाहिए या बहुत महंगे में बेचाना चाहिए? क्योंकि अल्टीमेटली ये भी एक लिमिटेड रिसोर्स है, एक बार बिक गया तो बिक गया। तो सरकार को क्या इस पे मैक्सिमम चार्ज करना चाहिए या इनिशियली कम करें और बाद में जीडीपी की ग्रोथ से आने वाले टैक्सेस से उसकी भरपाई कर लें? समझ रहे हैं ना भरपाई कहां से होगी? तो ये है कहानी। तो ये हमारी टेलीकॉम की कहानी पूरी हो गई। अब आते हैं दोस्तों कोविड पर। तो कोविड की कहानी यह है कि भारत में पूरी ताकत से हम आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद हम अर्णव गोस्वामी वाले व्हाट्सएप वाले मामले पर आएंगे। तो कोविड का वैक्सीनेशन प्रारंभ हो चुका है दोस्तों। A big challenge for the government is find all people below 50 with comorbidities. भारत में कोई एक सेंट्रलाइज हेल्थ डेटाबेस तो है नहीं, अब वो बनने जा रहा है और उसके अपने बहुत सारे प्रिवेसी कंसर्न्स हैं। लेकिन फिलहाल आज की बात करें, आज भारत में कोई भी ऐसा सेंट्रलाइज हेल्थ डेटाबेस नहीं है कि भारत के लोगों को कौन सी, हर इंसान को कौन सी 1, 2, 3, 4 बड़ी बीमारियां हैं उसका कहीं एक जगह रिकॉर्ड मिल जाए। लेकिन कोविड वैक्सीन के रोल आउट में ऐसा डेटा सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोमॉर्बिडिटी का मतलब होता है प्यारे दोस्तों ऐसी बीमारियां आपके शरीर में जिसका कोविड के आने पर डबल प्रभाव होने लगता है। अगर आपको डायबिटीज है और आपको कोविड होता है तो आप पर उसका असर बहुत ज्यादा आता है, तो आपको दवाइयां बेहतर ढंग से लेनी पड़ती हैं, ट्रीटमेंट बेहतर ढंग से। सो कोमॉर्बिड कंडीशंस आर प्री एग्जिस्टिंग इलनेसेस इन द बॉडी व्हिच कैन मेक द ऑनसेट ऑफ अ न्यू डिजीज फार मोर डेडली कंपेयर टू व्हाट इट वुड अदरवाइज बी इन अ डिजीज फ्री बॉडी। तो ऐसी कोई 5 कोमॉर्बिड कंडीशंस बताएंगे मुझे जो कोविड में दिक्कत देती हैं? कौन कौन सी 5 कोमॉर्बिड कंडीशंस है जिसकी वजह से मोर्टेलिटी रेट भी उसी स्थिति में ज्यादा होता है? बताइए दोस्तों। तो ये पहली चीज है। अब सरकार को ढूंढने में पसीने छूट रहे हैं। तो सरकार ने इसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का सारा डेटा ले लिया है और उनको वादा किया है कि हम डेटा को सेफ रखेंगे। अब भारत में डेटा प्रोटेक्शन लॉ तो है ही नहीं आज, तो डेटा कहां जाएगा, कैसा जाएगा, समय के साथ ही पता चलेगा। सारे हॉस्पिटल से डेटा लिया जा रहा है और जनता को मोटिवेट किया जा रहा है कि सेल्फ डिक्लेरेशन के साथ आप
आगे आइए, भरोसा रखिए, दोनों वैक्सीन बहुत अच्छी हैं, सब कुछ मस्त चल रहा है, टेंशन मत लो, कोई ऐसी मौतें नहीं हो रही हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। आप आगे आइए, सरकार ये कोशिश कर रही है। कोविन ऐप जिस पर सारा डेटा जा रहा है, दिस इज नॉट एन ऐप लाइक आरोग्य सेतु जो आप और हम अभी डाउनलोड कर सकें। ये सेशन बनाने तक नहीं था, बाद में हो जाए तो पता नहीं। अभी कोविन ऐप पर जो क्लाउड में सारा डेटा ये लोग स्टोर कर रहे हैं, वो बैकएंड में सारे हेल्थ वर्कर्स और डॉक्टर्स कर रहे हैं वैक्सीनेशन के राउंड के साथ साथ। आप और हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं। तो लोगों को कन्विंस करना कि भाई टीकाकरण से फायदे होंगे और आप कोविशील्ड और कोवैक्सीन लगाइए, यही एक बड़ी चुनौती है। वैसे दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस साल जुलाई, अगस्त, सितंबर आते आते भारत में कम से कम 5 से 7 दूसरी किस्म की वैक्सीन भी सारी अवेलेबल हो जाएंगी। तो ऐसा नहीं है कि जिसको अभी पहले 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन में नहीं मिली या जो ऑप्ट आउट कर गया वो बाद में वैक्सीन ले ही नहीं पाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी बात, जो वैक्सीन ले भी रहे हैं, गुड फॉर देम, उन्हें भी कोविड अप्रोप्रिएट प्रोसीजर्स तो फॉलो करने ही हैं, मास्क बीइंग द मोस्ट प्रोमिनेंट ऑफ देम। फंडा समझ में आ गया? वेरी गुड। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इससे जुड़ा कुछ बहुत ही प्यारा ये चार्ट है, इसको आप आराम से पढ़िए। अलग अलग प्रकार का डेटा, जितना डेटा ये पैंडेमिक के चक्कर में पिछले 1 साल में आया है, पूरे भारत के लोग डेटा इंटरप्रिटेशन करने लग गए हैं आजकल। और सुबह शाम ऐसे ग्राफ लगातार आते रहे और हर महीने कोई एक नया बजवर्ड आता था। अप्रैल, मई, जून का बजवर्ड था फ्लैटनिंग ऑफ द कर्व। तब आप जानते ही, एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने भारत में कहा था कि कोविड कर्व की जगह हमने जीडीपी कर्व को फ्लैटन किया। उसको लेकर बहुत विवाद छिड़ा। तो ये सारे टर्म्स, हर महीने एक एक नया टर्म आया। नेचुरली हमारी वोकैबुलरी एनरिच हुई, हमें सीखने का मौका मिला। ज्ञान तो ज्ञान ही होता अल्टीमेटली, ऐसे मिले या वैसे मिले। तो ये है, हाँ, जिंदा रहना जरूरी, नहीं तो ज्ञान का कोई काम नहीं है। ये 4 और डेटा इंटरप्रिटेशन के पॉइंट्स में आपको देके जा रहा हूं, इसको अच्छे से पढ़िएगा, देखिएगा, समझिएगा। और ये आज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का लेटेस्ट स्टेटस चार्ट है। जनवरी 18 को भारत में क्या स्थिति है? कुल 1,05,71,000 केसेस हो चुके हैं। बड़ा नंबर है। वियतनाम में आपको पता है 1500 के आसपास केसेस हुए अभी तक केवल। आबादी है 9.5 करोड़, केसेस कितने? 1500। कैन यू बिलीव इट? रिकवर्ड 1,02,00,000, एक्टिव केसेस 2,08,00,000 और मौतें हो चुकी हैं 1,52,000। ये सारे ऑफिशियल फिगर्स हैं, एक्चुअल फिगर्स थोड़े अलग ही होंगे, हम समझ सकते हैं। डेटा कलेक्शन अपने आप में भारत में चुनौती है, खासतौर पर रूरल एरियाज में। दूसरा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेथ हर बार हो भी नहीं पाता है। कई बार व्यक्ति की मौत कोविड से होगी, ये बोलेंगे कि भाई ये तो हार्ट अटैक से हुई। अरे पर हार्ट अटैक किस वजह से हुआ तो कोविड से ना, उससे जो प्रेशर बना पूरे सिस्टम में अंदर। लेकिन रिकॉर्डिंग बहुत अलग ढंग से कई बार हो जाती है, इस वजह से फिगर्स में अंतर आता ही आता है। बट ठीक है, अब वैक्सीन आ गई है तो इसलिए अब इतना टेंशन नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया। माय डियर स्टूडेंट्स, इस पर मेरा एक सवाल नोट कीजिएगा। When is it likely that the world will be able to finally say goodbye to the COVID-19 pandemic? ठीक है, आपका क्या गैस है वो हम सुनना चाहते हैं। अर्नब गोस्वामी, जिन्हें करोड़ों लोग भारत के बहुत प्यार करते हैं, उनके दीवाने हैं, और जिनकी एक अलग स्टाइल है रिपोर्टिंग की, एंकरिंग करने की, काफी एग्रेसिव स्टाइल है, लोगों को अच्छी लगती है, बहुत लोगों को। अर्नब गोस्वामी जी महाराष्ट्र पुलिस के जो टीआरपी स्कैम बस्टिंग का पूरा उनका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उसमें बुरी तरह से फंस गए हैं। कैसे फंस गए हैं? आपका सैकड़ों पन्नों का पूरा व्हाट्सएप का जो चैट हिस्ट्री थी, पार्थो दासगुप्ता जो बीएआरसी के पुराने बॉस थे और अर्नब गोस्वामी साहब के, इनके बीच के व्हाट्सएप के बहुत 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 लंबे चैट पब्लिक डोमेन में सामने आ गए, क्योंकि ये पुलिस ने पूरे फाइल किए। उसमें काफी सारी चीजें सामने आई जो काफी डैमेजिंग भी हैं। बहुत सारे इनके कनेक्शंस के बारे में वो काफी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। उसके अलावा बहुत सारे डिफेंस रिलेटेड बातें सामने निकल कर आई, बहुत सारे मंत्रियों के बारे में उनकी राय सामने आई, इत्यादि इत्यादि। बहुत ही कंट्रोवर्शियल मैटर है। हालांकि भारत का मेन स्ट्रीम मीडिया उसको लेके मोटे तौर पर अभी चुप है। इनका जो डिफेंस है, अब ये डेटा सही है, गलत है, इन्होंने जो कुछ कहा अपने उन चैट्स में उसका क्या इंटरप्रिटेशन होना चाहिए, ये सब तो बिल्कुल आप जानते ही हैं। 2 कैंप्स रहेंगे, एक पूरी तरह से हमेशा इनके फेवर में ही रहेगा, एक पूरी तरह से हमेशा इनके अगेंस्ट ही कि देखिए नेशनलिज्म की बात करते तो खुद कैसी बातें कर रहे हैं। तो ये चलता रहेगा, ये राजनीति का हिस्सा, ये कभी रुकने नहीं वाला है। उन्होंने आज जो डिफेंस जारी किया है रिपब्लिक ने, उनका ये कहना है कि सारे एलिगेशंस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मोटिवेट किए गए हैं और आईएसआई पूरी ताकत से अर्नब गोस्वामी साहब को और रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को बदनाम करने की साजिश कर रही है, जिसमें भारत के भीतर छुपे कुछ बड़े खराब तत्व उनका साथ दे रहे हैं। और हम पाकिस्तान की इन साजिशों को
कभी भी सफल नहीं होने देंगे। सत्यमेव जयते, भारत माता की जय, जय हिंद। मतलब एक ट्रिपल तमाचा पाकिस्तान को मार ही दिया गया कस के। तो ये इनका ऑफिशियल रिप्लाई है। अब क्या सरकार इन व्हाट्सएप के चैट्स का संज्ञान लेगी? क्या महाराष्ट्र सरकार लेगी, यूनियन गवर्नमेंट लेगी? ये अगले 30 दिनों में धीरे 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 सामने आएगा। तो ये है पूरी पूरी कहानी। अब ये तो बहुत डेवलप होगी स्टोरी। क्या आपने पूरे के पूरे चैट्स पढ़े? कितनों के पास ओरिजिनल फाइल पहुंची? तो ओपनली इंटरनेट पे अवेलेबल भी है, समय के साथ हम देखेंगे। तो दोस्तों अब फार्मर एजिटेशन पे बात करते हैं। जैसा मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया, फार्मर्स ने और सरकार ने दोनों ने मैक्सिमलिस्ट पोजीशन ली हुई है। सरकार बोलती है रिपील के अलावा आप कुछ भी मांग लीजिए, हम सोचेंगे। फार्मर्स कह रहे हैं कि रिपील के अलावा हमें बात ही नहीं करनी है, क्योंकि अगर ये रिपील नहीं हुए तो ABCD ऐसी चेन रिएक्शन, कास्केडिंग इफेक्ट होंगे, हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। सरकार बोलती है आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं, ऐसी कोई कास्केडिंग इफेक्ट नहीं होगा। हम कृषि को बड़े कॉर्पोरेट्स के हाथों में नहीं दे रहे हैं, आपको बेवजह डर लग रहा है, हम MSP नहीं हटाने वाले हैं। दोनों तरफ बिल्कुल 10 राउंड के बाद वहीं के वहीं गाड़ी खड़ी है। किसान कह रहे हम तो 4 महीने 4 साल यहीं बैठे रहेंगे, आप तो कानून खत्म करो। अब बात करते हैं 26 जनवरी की। हम सबका बड़ा प्यारा नेशनल इवेंट आ रहा है। कई लोगों को प्यारा इसलिए लगता है उस दिन छुट्टी मिल जाती है, कई लोगों को प्यारा इसलिए लगता है कि उस दिन बिल्कुल सच धज के प्यारे प्यारे गाने गाने का मौका मिलता है। सबका अपना अपना एक रीजन। कई लोगों को प्यारा इसलिए लगता है कि इतनी प्यारी हमें परेड देखने को मिलती है राजपथ पे। सबके अपने अपने कारण है। वैसे छुट्टी वाला कारण बड़ा प्रोमिनेंट कारण है लोगों के साथ। एक्सटेंडेड वीकेंड ब्रेक जो भारत के व्हाइट कॉलर प्रोफेशनल 26 जनवरी और 15 अगस्त को लेते हैं, अरे साहब पूछिए मत। सो माय डियर स्टूडेंट्स, किसानों का यह कहना है कि भाई आप हमारी सुन तो रहे ही नहीं, कोई ब्रेक थ्रू तो हो नहीं रहा है, तो अब हम हमारे हजारों हजारों ट्रैक्टरों को लेकर दिल्ली में आ रहे हैं और आपकी रिपब्लिक डे परेड जो सरकार निकाल रही है, हम उसमें कोई दखल नहीं देंगे। हम आउटर रिंग रोड और बाहर की तरफ पूरी अपनी 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। तिरंगे झंडा हर ट्रैक्टर पे होगा और हमारी मांग के साथ कि प्लीज फार्म लॉ को आप स्क्रैप कर दीजिए। ये सारे डिसीजन लेने वाले लोग हैं संयुक्त किसान मोर्चा के। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि कानून हम क्यों लाए, आप ये भी तो समझिए। वो कहते हैं कि किसानों की आय को दोगुना करना यह हमारा एकमात्र लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य कोई कॉर्पोरेटाइजेशन है ही नहीं। हम चाहते हैं आपकी आय दोगुनी हो जाए और यह कानूनों से होगी। आप सुनो तो सही हमारी बात। किसान बोलते हैं देखिए साहब ये नहीं होगा, हमें पता है, आप कानून खत्म करो। तो बस अब वो तो अटक गई है गाड़ी पूरी। आई मीन समवन हैज टू गिव वे, अदरवाइज नथिंग विल हैपन। अब पैरेलल में सरकार बहुत कड़ाई के साथ कुछ किसानों को NIA से नोटिस भेज रही है। खास तौर पर ऐसे लोग जो कुछ विशेष संगठनों से जुड़े हैं, जैसे सिक्स फॉर जस्टिस, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, राष्ट्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने ऐसे 20 से 25 किसानों को जो इसके साथ जुड़े हैं, उनमें से ज्यादातर सिख है, नोटिस भेजें कि भाई आप ये पूरे फार्मर एजिटेशन से माहौल को डिस्टेबलाइज करने के लिए विदेशी चंदा लेकर आए हैं। ये उनके नोटिस में आरोप है। सरकार का कहना है कि भारत के ज्यादातर किसान एकदम खुश हैं, बस तुम ही लोग हो जिनको तकलीफ है। किसानों का कहना है कि NIA का ये जो पूरा का पूरा नोटिस भेज के हमको एग्जामिन करने का प्रकल्प है, ये हमें डराने के लिए किया जा रहा है और हम डरेंगे नहीं और हम न NIA में अपनी मौजूदगी देंगे, हम जाएंगे ही नहीं, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि आप हमें डराने के लिए कर रहे हैं, आप ऐसा हमेशा करते हैं। ऐसा किसानों का कहना है। तो ये हैं दोनों पक्ष, सरकार अपनी जगह, किसान अपनी जगह। आपको क्या लगता है कौन सही है? बताइए कॉमेंट थ्रेड में, आपकी क्या राय है? तीनों कानूनों से क्या हासिल होगा, क्या खो दिया जाएगा? आपकी अभी तक क्या अंडरस्टैंडिंग बनी है? शेयर कीजिए कमेंट थ्रेड में, हमें बहुत मजा आएगा। तो हमारा अगला सवाल नोट करें। प्रेजेंट अ ब्रीफ एनालिसिस ऑफ द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द 3 फार्म लॉज। मेरा एक अलग से 2.5 घंटे का सेशन इसी चैनल पर उपलब्ध, देख लीजिएगा। अब आते हैं व्हाट्सएप की कहानी पर। बहुत ही क्विक, बहुत ही सरल कहानी आपको बता दूं व्हाट्सएप की प्यारे दोस्तों। अब व्हाट्सएप ने, फेसबुक ने, गूगल ने, सबने अरबों डॉलर रिलायंस में इन्वेस्ट कर दिए हैं। तो आज की बहुत ही बड़ी खबर है, रिलायंस जो है ऑलरेडी फिजिकल शॉप्स में भारत का सबसे बड़ा रिटेलर बन ही चुका है, लाखों करोड़ों का व्यापार है। उन्होंने आज अनाउंस किया है कि जियो मार्ट का जो ऐप होगा व्हाट्सएप के अंदर आ जाएगा। तो आपको कहीं जाने की अब जरूरत ही नहीं है। 40 करोड़ लोग जो व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, रोज संख्या थोड़ी बढ़ती है थोड़ी घटती है, क्योंकि सिग्नल टेलीग्राम पे लोग जा रहे हैं। तो जितने भी 40 करोड़ हैं, अब आपको सीधे जियो में से शॉपिंग करने का मौका मिलेगा। और वो कहते हैं कि भैया ऑल द चैट्स, पेमेंट्स एंड रिटेल विल बी एम्बेडेड इन वन प्लेस। मतलब अगर आपको खुश होना है
तो ये बहुत खुशी की बात है। और अगर आपको डरना है तो ये भयंकर डर की बात है। ऑल योर चैट्स, ऑल योर पेमेंट्स, ऑल योर रिटेल विल बी नाउ इन व्हाट्सएप, linked with Jio, so linked with Reliance, and linked with Facebook, and linked with Instagram, so they know everything about you। समझ में आ गया? अब इससे धीरे धीरे क्या होगा, प्रिवेसी कंसर्न्स तो है ही, मैंने अलग से समझाया भी। एक और चीज होगी कि जो भी जियो मार्ट के साथ लिंक्ड अप नहीं होगा कोई भी ब्रांड, तो वो तो धीरे धीरे गेम से बाहर ही हो जाएगा। तो जिस तरह का जंप जियो को मिलेगा कंपेयर टू ऑल अदर ऑनलाइन रिटेलर्स, वो एक मेगा जंप होने वाला है। क्या ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के सर्वे में आएगा, नहीं आएगा, एक साल में पता चलेगा। अभी तक का इतिहास तो कहता है कि नहीं आएगा, लेकिन हो सकता है आ भी जाए, वन डजंट नो, और वो उसको एग्जामिन कर लें और बाद में यस बोल दें। एवरीथिंग इज पॉसिबल। और उसके अलावा रिलायंस रिटेल ने अब कुछ बड़े डिसीजंस लेते हुए पैकेज फूड, ग्रोसरी, एफएमसीजी को अपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर डायरेक्टली बेचना बंद करके किराना स्टोर से फुलफिलमेंट सेंटर्स बनाने का निर्णय लिया है। लाखों किराना दुकानों को अपने साथ जोड़ने की ये बात कर रहे हैं। और व्हाट्सएप एक बार जुड़ गया तो 40 करोड़ लोगों के हाथ में जियो मार्ट सीधे पहुंच गया। सब इंटीग्रेटेड तरीके से खरीदी बिक्री वहीं की वहीं चलेगी, उसके बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं किसी को। तो ये एक ऐसा इंटीग्रेशन है जो फेसबुक नामक कंपनी की ताकत को पहले से कई गुना बढ़ा देगा। जहां तक व्हाट्सएप के बिजनेस यूज का सवाल है, ये न्यूज बहुत अच्छी है दोस्तों। जैसे ई फार्मेसी प्लेटफॉर्म 1mg है, उसको काफी डिटेल में बताया है। इनके स्पेशल एपीआईज होते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस, और ये एपीआई कुछ बड़े बड़े बिजनेसेस को व्हाट्सएप से डायरेक्टली लिंक करते हैं सेफ तरीके से। अब व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी में ये बड़े बड़े व्यापारी भी, बड़े बड़े इंटरनेट प्लेटफॉर्म भी सोच रहे हैं कि इसके साथ आगे कंटिन्यू करना है या नहीं। बट द शेयर मोमेंटम, द शेयर नेटवर्क इफेक्ट इज सो स्ट्रांग कि हो सकता है प्रिवेसी पॉलिसी चेंज करने से भी लोग छोड़ के ना जाएं, या हो सकता है चले जाएं। तो आपको क्या लगता है, बताइएगा। हमारा अगला सवाल, व्हाट काइंड ऑफ मार्केट पावर विल जियो प्लेटफॉर्म्स गेन वंस इट इज फुल्ली इंटीग्रेटेड विद व्हाट्सएप? बताइएगा हमें, आपके उत्तर की हमें प्रतीक्षा है। सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे जॉब मार्केट में तनाव है, यह साबित होता है इस न्यूज से। दोस्तों, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी जो है, उसके सर्वे में यह पता चला कि भारत में 2019-20 में कुल व्हाइट कॉलर जॉब कितने थे। मेरा तो ये रेड कॉलर हो गया है। कुल व्हाइट कॉलर जॉब 2019-20 में 8.6 करोड़ थे। पैंडेमिक ने इनमें से 2.1 करोड़ जॉब्स को खत्म कर दिया। और इनकम का स्ट्रेस आ गया। भाई नौकरियां खत्म होंगी तो स्ट्रेस तो आएगा ही ना। और इसके अलावा जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, वो इससे कई गुना बड़ा है। टोटल 45 करोड़ के आसपास वर्कर्स हैं इंडिया में। ह्यूज विड्रॉल फ्रॉम रिटायरमेंट सेविंग, प्रोविडेंट फंड वगैरह से जिस तरह की सेविंग्स का विड्रॉल हुआ है 2020 में, बहुत जबरदस्त हुआ है। इस साल 31 मार्च तक एक्स्ट्रापोलेट करके बताया जा रहा है लगभग 97,000 करोड़ तक का विड्रॉल हो चुका होगा कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, जो इससे बहुत कम था। तो इसका मतलब यह है कि अपने रिटायरमेंट सेविंग में से लोग पैसा निकाल रहे हैं क्योंकि उन्हें अपनी सेफ्टी अदरवाइज महसूस नहीं हो रही है। फंडा समझ में आ गया? तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करें, व्हाट आर द 3 की एलिमेंट्स ऑफ एनी सोशल सेफ्टी नेट इन इंडिया और एनीवेयर इन द वर्ल्ड? एक सामाजिक सुरक्षा जो नेट होती है उसके की क्या होते हैं? तो दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन साहब का एक बहुत लंबा शासन रूस में चल रहा है और वो चाहते ही नहीं कि उनका कोई पॉलिटिकल कॉम्पिटिटर हो। एलेक्सी नवाल्नी को जहर दिया गया, बहुत मुश्किल, नोविचॉक दिया, उसके बाद भी बच गया बंदा यार। और जर्मनी में इलाज करा के वो लौट आए और इतना बहादुर बंदा है, सीधे रशिया वापस पहुंच गया, ये जानते हुए कि फर्जी केसेस में उनको उलझा दिया जाएगा। और एग्जैक्टली वही हुआ। आते ही उनके ऊपर सारे पुराने आरोप, सारे आप समझते हैं पॉलिटिकल ओपोनेंट्स पे जो आरोप लगते हैं वो कैसे होते हैं, और वो भी रशिया में, तो सारे ये एम्बेजलमेंट और वो फ्रॉड और ये फ्रॉड में सस्पेंडेड सेंटेंस नहीं, अब तो तुम जेल ही चलो। तो इनको पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा। तो ये रशिया की पॉलिटिकल स्थिति है। देयर इज एब्सोल्युटली नो डेमोक्रेसी, इट इज ऑल ओवर। और पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को इस तरह से खत्म कर दिया गया है। लेकिन समय का पहिया है, घूमेगा, स्थितियां बदलेंगी। नथिंग इज स्टैटिक फॉर एवर। ये दुनिया है, चलती रहती है, इसमें कुछ भी स्टैटिक नहीं होता है। हमारा अगला सवाल नोट करें, व्हाट वाज द की रीजन फॉर द कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन? सोवियत संघ आखिर क्यों कोलैप्स हुआ था? दोस्तों, धनंजय कृष्ण बिहार से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और बहुत ही प्यारा टेस्टिमोनियल आपने लिखा है। हालांकि मैं पूरा आपका सवाल समझ नहीं पाया, लेकिन आपने प्यार से कुछ लिखा, इतना जरूर समझ गया। तो जिसको भी ये सवाल समझ में आए भाई, उसका उत्तर जरूर दीजिएगा। धनंजय, आप सीरीज देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आपको मजा आ रहा है, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। गॉड ब्लेस यू बेटा, जीवन में आप सफल रहें। बाकी लोग टेस्टिमोनियल लिखो भाई। शानदार सब्सक्रिप्शन कोर्सेस हमारे फुल स्पीड में चल रहे हैं, आप भी ज्वाइन करें। सीए बूस्टर प्रीमियम और पावर ऑफ 10, आप हमारी साइट पर आ जाइए, कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए।
बहुत अद्भुत रिसोर्सेस हैं, आपको सभी सीरियस एग्जाम्स में बहुत फायदा होगा। जस्ट गो टू pteducation.com एंड एनरोल। एनुअल कंपाइलेशन सैकड़ों बच्चों ने लिया है, मुझे खुशी है आप पढ़ रहे हैं इसे। अभी तक आपने अगर परचेज नहीं किया है, आप लिंक पे क्लिक करके इसको परचेज करें। 2020 का बेस्ट पॉसिबल एक सिंगल पीडीएफ में पढ़ाई अगर आपको करनी है तो ये है। थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यूज आर प्रॉपरली अवेलेबल विद इन दिस। दोस्तों अब बहुत सारी चीजें और आपके साथ डिस्कस करनी है, बट वी हैव रन आउट ऑफ टाइम। तो नॉर्वे में जो मौतें हो रही हैं फाइजर बायोएनटेक की एमआरएनए वैक्सीन की, वो क्यों हो रही है, उसमें दिक्कत कहां है, और वो एमआरएनए से लेके कोई प्रॉब्लम है क्या, नॉर्डिक स्टेट्स कौन कौन से होते हैं, इस पे हम आपसे बात करेंगे हमारे कल के सेशन में। चाइना के टेक जायंट्स, अलग अलग बड़ी कंपनियों में लोग आत्महत्या क्यों कर रहे हैं, ये कौन सा नया ट्रेंड है, इस पे हम बात करेंगे। डोयल मेहता ने फतेहाबाद से बहुत ही प्यारा टेस्टिमोनियल लिखा है, थैंक यू सो मच। आप एक सिंसियर स्टूडेंट हैं, हमें बहुत खुशी है आप जैसे इतने अच्छे अच्छे बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और बड़ा अच्छा ह्यूमरस सेंस में आपने टेस्टिमोनियल लिखा है। थैंक यू सो मच डोयल, एंड आई विश यू वेरी वेरी हैप्पी लाइफ अहेड, बी प्रॉस्परस, पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। दोस्तों ये खबर भी हम अगली क्लास में कवर करेंगे। टुडे आई हैव सिंपली रन आउट ऑफ टाइम। आज के हमारे दो एडिट्स में आपको दे रहा हूं। पहला, द इंसाइटमेंट टू रेसिज्म। इंडियन एक्सप्रेस में बहुत ही खूबसूरत यह आर्टिकल संजीव बरुआ ने लिखा है कि जिस प्रकार जो बाइडेन ने, मैंने आज पढ़ा था आपको, खुलकर विविधता को स्वीकार किया है और अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों को अपनी सरकार में जोड़ा है, इसका रिएक्शन आधी आबादी में बहुत अच्छा आने वाला है, बची आधी आबादी में काफी वायलेंट रिएक्शन आएगा, क्योंकि वो तो व्हाइट सुप्रीमेसी को सोल्ड आउट है कंप्लीटली, और वो तो बोल रहे हैं चुनाव चोरी हो गया, जबकि उस वक्त राष्ट्रपति स्वयं ट्रंप थे, तो कोई दूसरा कैसे चुरा सकता था, वही चुरा सकते थे अगर चुरा सकते थे तो ये एक एडिट है, पढ़िएगा, बहुत बारीकियां समझ में आएंगी। दूसरा, यहां पर मिहिर शर्मा तारीफ कर रहे हैं भारत सरकार की कि फिस्कल स्टिमुलस में हाथ रोक के आपने बहुत अच्छा काम किया, अगर बहुत अनाप शनाप खर्च करते तो आज हम कुछ भी मैनेज नहीं कर पाते, और आने वाले बजट में वो कुछ सजेशंस दे रहे हैं, वो यहां पर है, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी डेवलप होगी। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। कैसा लगा सेशन हमें बताएं, लाइक करें, शेयर करें, और चैनल के साथ लोगों को जोड़ें, टेस्टिमोनियल भी लिखिए। कल मैं आपके साथ अगले सेशन में पुनः भेंट करूंगा। नमस्कार, जय हिंद।